आज हम आपके नोट्स को लाइन बाय लाइन रुक रुक कर डिकोड करेंगे। हमारा मिशन एकदम क्लियर है, नीट, जेईई या बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर करना। एग्जैक्टली तो शुरू करते हैं सबसे भारी भरकम शब्द से, स्टोइकियोमेट्री। हाँ, तो नोट्स में जो पहली लाइन है वो कहती है कि स्टोइकियोमेट्री 2 ग्रीक शब्दों से बना है। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दो, पहला शब्द है स्टोइकियोन, जिसका मतलब है तत्व या एलिमेंट, और दूसरा शब्द है मेट्रॉन, मतलब मापना। तो बेसिकली अगर हम इसे आसान भाषा में कहें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो अभिकारक हैं, मतलब रिएक्टेंट्स, और जो उत्पाद है, मतलब प्रोडक्ट्स, उनके द्रव्यमान या आयतन को सटीक मापना ही स्टोइकियोमेट्री है। राइट, मतलब नाप तोल करना। अब देखो, नोट्स में एक बहुत ही बढ़िया चित्र दिया है एक तराजू का। तराजू के एक पल्ले में अभिकारक है और दूसरे में उत्पाद। और तराजू का मतलब ही है बैलेंस। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल आता है दिमाग में। अगर मैं एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा जलाऊं तो बाद में सिर्फ थोड़ी सी राख बचती है। तराजू तो यहाँ गड़बड़ा गया ना, वजन तो कम हो गया। देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन यहाँ द्रव्यमान गायब नहीं हुआ है। असल में हुआ यह है कि लकड़ी का बड़ा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जैसी गैसों में बदलकर हवा में उड़ गया। मतलब अगर हम एक बंद शीशे के जार में लकड़ी जलाएं जहां से गैस बाहर ना जा सके, तो वजन एकदम सेम रहेगा। 100% सेम रहेगा। ब्रह्मांड हर एक परमाणु का हिसाब रखता है, कुछ भी नष्ट नहीं होता। समीकरणों में देखते हैं, जैसे नोट्स में मीथेन के दहन का उदाहरण है। मीथेन प्लस ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। हाँ, CH4 + 2O2, CO2 + 2H2O। तो अगर हम इसे एक रेसिपी माने, जैसे केक बनाने की रेसिपी, तो क्या जो नंबर इन केमिकल्स के आगे लिखे हैं वो हमें बताते हैं कि कितनी सामग्री चाहिए? एग्जैक्टली। इन्हीं नंबर्स को हम स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक या कोएफिशिएंट्स कहते हैं। ये हमें अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या बताते हैं। ओके, तो मीथेन के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब वो 1 मोल है, और ऑक्सीजन के आगे 2 लिखा है, मतलब 2 मोल। बिल्कुल, और साथ में अवस्थाएं भी लिखी होती हैं, जैसे ब्रैकेट में छोटा g गैस के लिए, S सॉलिड के लिए। तो द्रव्यमान, आयतन और मोल ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स, डेंसिटी का फॉर्मूला याद है ना? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। हाँ, और इसी को यूज करके हम NCERT के उदाहरण 1.3 और 1.4 को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, जैसे 16 ग्राम मीथेन से 36 ग्राम पानी मिलता है। ये सब एक समानुपात या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का खेल है। लेकिन ये खेल तभी काम करेगा जब आपका समीकरण पूरी तरह से बैलेंस्ड हो। हाँ, और यहीं पर आती है हमारी समीकरण संतुलित करना या बैलेंसिंग की प्रक्रिया। स्टूडेंट्स, पूरा फोकस यहाँ ले आओ, क्योंकि सारा आधार द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर टिका है। तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की गिनती एकदम बराबर होनी चाहिए। तो इसे बैलेंस कैसे करते हैं? हम यूज करते हैं जांच और भूल पद्धति, जिसे ट्रायल एंड एरर कहते हैं। हाँ, जैसे नोट्स में प्रोपेन C3H8 के दहन का उदाहरण है। हम एक एक करके कार्बन, फिर हाइड्रोजन और लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। लेकिन एक सेकंड स्टूडेंट्स, यहाँ क्लासरूम वार्निंग है मेरी तरफ से। इसे रेड पेन से मार्क कर लो। एग्जाम में ये गलती कभी मत करना। कौन सी गलती? समीकरण संतुलित करते समय जो सूत्रों के नीचे छोटे नंबर लिखे होते हैं ना, पादांक या सबस्क्रिप्ट्स, उन्हें कभी नहीं बदलना है। आप फॉर्मूले के आगे गुणांक बदल सकते हो, लेकिन नीचे वाले नंबर नहीं। अरे हाँ, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। मतलब अगर आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में पानी यानी H2O के नीचे वाले O को 2 कर दिया, तो वो H2O2 बन जाएगा। एग्जैक्टली, वो पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। एक चीज जीवन देती है, दूसरी जहर की तरह काम कर सकती है। तो आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी है। बहुत सही पॉइंट है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल है मेरा। हमने कागज पर तो समीकरण बैलेंस कर लिया, मान लिया सब कुछ परफेक्ट रेशियो में है, लेकिन क्या असल जिंदगी में, लैब के अंदर हमें हमेशा एग्जैक्ट गिनती में केमिकल्स मिलते हैं? बिल्कुल नहीं। असल दुनिया बहुत मैसी है, और यहीं से हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है, सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जब आप दो चीजें मिला रहे हैं तो जो चीज मात्रा में कम होती है वो पहले खत्म हो जाती है। अच्छा, और उसके खत्म होते ही रिएक्शन रुक जाएगी? एग्जैक्टली। जो अभिकारक पहले खत्म हो गया उसने रिएक्शन को वहीं रोक दिया, मतलब उसने प्रोडक्ट को लिमिट कर दिया। इसीलिए उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं।
नोट्स में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार रियल लाइफ उदाहरण दिया है, कार और टायर्स का। हाँ, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। तो स्टूडेंट्स इमेजिन करो, एक फैक्ट्री है, वहां कार की 5 पूरी बॉडी तैयार खड़ी है, लेकिन फैक्ट्री में सिर्फ 14 टायर बचे हैं। और एक कार में 4 टायर लगते हैं। राइट? तो उन 14 टायरों से 4-4 के जोड़े बनाकर हम सिर्फ 3 कारें ही पूरी कर सकते हैं। 12 टायर इस्तेमाल हो गए। और अब 2 टायर बच गए और 2 पूरी कार की बॉडी भी बच गई। लेकिन क्या नई कार बन सकती है? नहीं, क्योंकि टायर खत्म हो गए। तो यहाँ टायर्स ने तय किया कि कितनी कारें बनेंगी। टायर्स हमारे लिमिटिंग रिएजेंट हैं। बहुत बढ़िया। और केमिस्ट्री में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। एनसीईआरटी का उदाहरण 1.5 देखते हैं। हाँ, जहाँ 50 किलो नाइट्रोजन और 10 किलो हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया बनाया जा रहा है। तो अगर कोई सिर्फ वजन देखे तो लगेगा कि भाई हाइड्रोजन 10 किलो ही है, तो वही कम होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, यही धोखा होता है। सिर्फ किलो देखकर फैसला मत करना। एग्जैक्टली। हमें उनके मोल निकालने पड़ते हैं। जब हम मोल निकालते हैं तो पता चलता है कि हाइड्रोजन के मोल नाइट्रोजन से बहुत ज्यादा हैं। तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? हाइड्रोजन ही हुआ, क्योंकि अमोनिया के फॉर्मूले के हिसाब से 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 3 मोल हाइड्रोजन खर्च होती है। ओहो, मतलब हाइड्रोजन 3 गुना स्पीड से खत्म हो रही है। हाँ, तो ज्यादा होने के बावजूद वो तेज खपत के कारण पहले खत्म हो जाती है। और अमोनिया का उत्पादन, जो कि 56.1 किलो होता है, वो पूरा का पूरा हाइड्रोजन पर ही निर्भर करता है। ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है। स्टूडेंट्स एग्जाम में हमेशा मोल निकालकर और खपत का रेशियो देखकर ही लिमिटिंग रिएजेंट तय करना। सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, विलयनों में अभिक्रियाएं यानी रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। क्योंकि लैब में आप ज्यादातर सॉलिड पाउडर को आपस में नहीं मिलाते हैं, आप उनके घोल बनाते हैं। हाँ, जैसे पानी में नमक मिलाना। नमक हुआ विलेय यानी सॉल्यूट, पानी हुआ विलायक यानी सॉल्वेंट, और दोनों मिलकर बन गए विलयन, सॉल्यूशन। लेकिन सवाल यह है कि उस घोल में नमक कितना है, उसकी सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। इसे मापने के 4 तरीके नोट्स में दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला तरीका नोट करो, द्रव्यमान प्रतिशत, WW प्रतिशत। ये बहुत सिंपल है। हाँ, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। मतलब अगर 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम नमक घोला है तो कुल वजन हो गया 20 ग्राम, और 20 में 2 ग्राम नमक है, मतलब 10% सांद्रता हो गई। बिल्कुल। दूसरा तरीका है मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। इसे मैं एक पाई चार्ट की तरह समझाती हूँ। इमेजिन करो, एक पिज्जा है अलग अलग टॉपिंग्स वाला। तो किसी एक घटक के मोल को विलयन के कुल मोल से भाग दे दो, आपको उसका हिस्सा या अंश मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे मजेदार नियम ये है कि सभी घटकों के मोल अंश का टोटल हमेशा 1 होता है। पिज्जा के सारे स्लाइस जोड़ोगे तो एक पूरा पिज्जा ही बनेगा ना। राइट। अब आते हैं तीसरे तरीके पर, मोलरता या मोलारिटी। इसे कैपिटल M से लिखते हैं, और ये एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसकी डेफिनेशन है 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोल। एनसीईआरटी का उदाहरण 1.7 भी इसी पर है, जहां 250 ml में 4 ग्राम NaOH घोला गया है। लेकिन मोलरता के साथ एक बहुत बड़ा पेंच है। और वो क्या है? मेरा भी ये एक बहुत बड़ा डाउट है, क्या मोलरता तापमान के साथ बदल जाती है? बिल्कुल, ये 100% बदल जाती है, क्योंकि मोलरता आयतन यानी वॉल्यूम पर निर्भर करती है। और जब आप किसी तरल को गर्म करते हैं तो वो फैलता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। अच्छा, मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ गया, जो कि फॉर्मूले में नीचे होता है, तो मोलरता अपने आप घट जाएगी। एग्जैक्टली। बिना कोई केमिकल निकाले सिर्फ गर्मी की वजह से घोल हल्का हो गया। स्टूडेंट्स, इसे अच्छे से नोट कर लो। वाला काम हो रहा है तो गर्मी सर्दी के हिसाब से तो पूरी रीडिंग खराब हो जाएगी। हाँ, और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए चौथा तरीका बनाया गया, मोलालता या मोलालिटी। इसे छोटे m से लिखते हैं। तो इसमें क्या अलग है? इसमें 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोल नापे जाते हैं। लीटर की जगह किलोग्राम यूज होता है। और क्योंकि द्रव्यमान या वजन को तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 किलो पानी हमेशा 1 किलो ही रहेगा, चाहे गर्म हो या ठंडा। सही कहा। इसलिए मोलालता तापमान से एकदम अप्रभावित रहती है। वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन है। अब इस चैप्टर के आखिरी प्रैक्टिकल टॉपिक पर आते हैं, तनुकरण या डाइल्यूशन। हाँ, लैब में अक्सर स्टॉक विलयन होते हैं जो बहुत ही गाढ़े होते हैं। तो अगर हमें उनसे एक हल्का या डाइल्यूट घोल बनाना हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं
M1V1 इज इक्वल टू M2V2। बिल्कुल। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ मैं क्लास का ध्यान एकदम स्क्रीन पर चाहती हूँ। एक बात दिमाग में बिठा लो, जब हम घोल में पानी मिलाते हैं तो सिर्फ विलायक यानी पानी बढ़ता है। हाँ, जो विलय है, जो सल्यूट है, उसके मोल हमेशा समान रहते हैं। मतलब अगर एक ग्लास में 2 चम्मच चीनी है और वो बहुत मीठा है, अगर मैं उसमें पूरी बाल्टी पानी डाल दूं तो मिठास कम हो जाएगी, लेकिन उस पूरी बाल्टी में चीनी अभी भी 2 चम्मच ही है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। अमाउंट चेंज नहीं होता, बस कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। तो नोट्स में जो आखिरी त्वरित तुलना वाली टेबल है, उसे स्टूडेंट्स जरूर रिवाइज करें। हाँ, वो एक बहुत अच्छा क्विक रिकैप है कि कौन द्रव्यमान पर निर्भर है और कौन आयतन पर। और इसी के साथ हमारा ये पहला चैप्टर यहाँ पूरा होता है। हमने द्रव्य की संरचना, साइंटिफिक नोटेशन, सार्थक अंक और आज सांद्रता के मापन को गहराई से समझा। सच में ये सारे कॉन्सेप्ट आपस में बहुत खूबसूरती से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। मैं सभी स्टूडेंट्स को सलाह दूंगी कि आप इन फॉर्मूलों को खास तौर पर लिमिटिंग रिएजेंट और मोलैरिटी मोलैलिटी को खुद लिखकर प्रैक्टिस करें। हाँ, बिना पेन चलाए फिजिकल केमिस्ट्री नहीं सीखी जा सकती। सही बात है। और सेशन खत्म करने से पहले मैं आप सभी के दिमाग में एक विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। अरे वाह, वो क्या? जरा सोचिए, आज हमने देखा कि मोलैरिटी तापमान के साथ बदल जाती है। अब मान लो भविष्य में आप स्पेस साइंटिस्ट बन गए और आपने किसी ऐसे ग्रह पर अपनी लैब बनाई है जहां सुबह से दोपहर के बीच तापमान में 100 डिग्री का उतार चढ़ाव आता है। ओहो, 100 डिग्री का जंप। हाँ, तो वहां उन केमिकल्स की सांद्रता नापने के लिए आप क्या चुनेंगे, मोलैरिटी या मोलैलिटी? और अगर आपने गलत चुनाव किया तो आपके उन एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स का क्या अंजाम होगा, सोचिएगा जरूर। बहुत ही शानदार सवाल है ये, सोचने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसी विचार के साथ आज का ये गहन विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। आपकी पढ़ाई और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ते रहिए।